कई बार गया हूँ सिक्किम, गैंगटॉक। वो एक बहुत अनूठा राज्य है हमारा। और नहीं नहीं वो नहीं, मैं तो खुद के पोषण के लिए वहाँ अमेरिका में पका लेता था खाना। और साल में कुछ हफ्ते आपको यूनिट के साथ बिताने पड़ते हैं। तो जब भी मेरी यूनिट जहाँ पर होती है मैं वहाँ जाके उनके साथ समय बिताता हूँ। और एक मार्च के आसपास, अप्रैल के आसपास मेरे फादर मुझे हमेशा 2-3 साल लगातार मुझे गाँव भेज देते थे। मेरी माता जी मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट थी। और तो वो पूरा डांट फटकार के हम लोगों को हमेशा लाइन पर रखती थी। मैं शूटिंग करता था पहले जब कॉलेज में था। मधुबाला, नरगिस, ये सब अच्छे एक्ट्रेसेस थे। एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमिता किशोर और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के यंग और एनर्जेटिक नेता सचिन पायलट जी। तो सचिन पायलट जी, एनबीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। शुक्रिया। आज की बातचीत की शुरुआत हम करेंगे आपके सपोर्ट सिस्टम से। सचिन पायलट के विमान के पीछे ईंधन की बात करें तो वो क्या है? ईंधन तो पता नहीं, लेकिन जो सहयोग, प्रेरणा, समर्थन, ताकत जो किसी भी नेता को मिलती है, मूलतः वो जनता से मिलती है, पब्लिक से मिलती है, लोगों के आशीर्वाद से मिलती है। और पिछले 2-2.5 दशकों, 25-22 सालों में मुझे लगता है कि वो प्राप्त करने में कुछ हद तक मैं कामयाब रहा हूँ और इसका मुझे संतोष है। अपने लिए कितना समय मिल पाता है? समय तो किसी भी व्यक्ति को निकालना पड़ता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, अपना काम, अपने निजी जीवन, उसमें एक संतुलन रहता है तो आदमी या व्यक्ति लंबे समय तक कर सकता है। और अपने लिए समय निकालता हूँ मैं, और निकालना भी चाहिए हर व्यक्ति को। परिवार को कितना समय दे पाते हैं? हाँ, वो बड़ा उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि परिवार के साथ ज़्यादा समय निकालें। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कितने दिन, कितने घंटे आप किसके साथ रहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ टाइम, उस समय में आप करते क्या हैं, उस समय को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए फैमिली, परिवार, निकट संबंधी, इवन दोस्त, या जो एक आपको समझते हों या जिनके साथ आप कंफर्टेबल हों, उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। क्योंकि वो अगर आलोचना भी करते हैं तो वो आपकी भलाई को देखकर करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। इसलिए परिवार, फैमिली एक बड़ा आईना होता है जो आपके कॉन्शियंस को, आपके परफॉर्मेंस को बड़ा अच्छी तरह एवेल्युएट करते हैं। और वो लगातार फीडबैक मिलता है फैमिली और फ्रेंड से, मुझे लगता है। एक अहम सवाल कि हर सफल व्यक्ति जब रिटायरमेंट एज में आता है तो उसे उस वक्त लगता है कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। तो ये रिग्रेट वो बहुत सारे लोगों अभी तो रिटायरमेंट का समय अभी आया नहीं है रिटायरमेंट का, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे 2 लड़के हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक अच्छा समय उनके साथ बिताऊँ। और हाँ, जीवन में कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो कुछ भी मैं करता हूँ या करना चाहता हूँ, उसको मैं पूरे मन से और खुलेपन से करता हूँ। लेकिन फैमिली के साथ, बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि आप सही कह रही हैं कि समय वापस नहीं आता। कि जो परिवार का जो एक एटमॉस्फेयर होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, 1, 2, 4, 5 साल के, फिर वो बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, तो समय दोबारा नहीं आता। और हर उम्र की एक अलग एक रुचि रहती है, एक अलग अनुभव रहता है। तो उसका सब लोगों को मुझे लगता है कि टाइम निकाल कर करना चाहिए। हालांकि मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मेरी भी काफ़ी आलोचना होती है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ। तो मतलब आप उन सफल व्यक्तियों में से होंगे जो रिटायरमेंट के बाद ये नहीं कहेंगे कि मैं बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाया। नहीं, मैं क्या कहता हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे का कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उनको लगा कि नहीं लगा। जैसे मेरे फादर थे, उनकी कम उम्र में स्वर्गवास हो गया था, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने हमें कम समय दिया है। वो बहुत व्यस्त रहते थे, दिन भर भाग दौड़, ट्रैवल, चुनाव, इलेक्शन, राजनीति, कैंपेन, लेकिन फिर भी जो समय था उनके साथ, मैं सिर्फ 22 साल का था जब उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन 22 सालों में जितना समय मैं उनसे ले सकता था या उनके साथ बिता सकता था, मुझे 1% भी उसमें कोई रिग्रेट या कभी कमी दिखी नहीं। तो वो मैं समझता हूँ उनकी सफलता थी कि वो कम समय को भी कैसे बेहतर मैनेज करते थे, या उन क्षणों को, उन घंटों को, दिनों को महत्वपूर्ण बनाने में वो कामयाब रहे। तो आखिरी बार आप बच्चों के साथ छुट्टियों पे कब गए? छुट्टियों पे तो कुछ समय हो गया, लेकिन मैं समय निकालता हूँ। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो, बल्कि बच्चों के दोस्तों के साथ, फैमिली, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके साथ, तो मैं टाइम निकालने में मुझे लगता है कि मैं कामयाब रहता हूँ। अब वो निर्णय फैमिली को, बच्चों को करना है कि उन्हें लगता है कि नहीं लगता है। राजस्थान के बाहर कैसे 2 शहर जहां आप जाना पसंद करते हैं? राजस्थान के बाहर के 2 शहर, मुझे दक्षिण भारत बहुत पसंद है।
तो वहाँ मैं कई बार जाता हूँ काम से भी और वैसे भी। और इवन उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बहुत अच्छे हैं और जाने का बार बार मन करता है। तो कोई खास नॉर्थ कोई ईस्ट शहर जो आपको बहुत पसंद है? मैं कई बार गया हूँ सिक्किम, गैंगटॉक। वो एक बहुत अनूठा राज्य है हमारा, और मुझे लगता है हम लोगों को और उसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अलग अनुभव है, अलग एक्सपीरियंस है। वहाँ के लोग, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की प्रकृति तो बहुत फैसिनेटिंग है मुझे लगता है। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? राजमा चावल। और आपको कुछ बनाना आता है? हाँ, जब मैं अमेरिका में रहता था पढ़ाई के समय, जी। तो उस समय वहाँ पे इंडियन खाना बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ मजबूरन मुझे सीखना पड़ा थोड़ा बहुत बनाने के लिए। तो सब्जी दाल वगैरह मैं टूटी फूटी बना लेता था, तो वो धीरे धीरे वो थोड़ा बेहतर होती गई। अब तो बहुत दिनों से मैंने नहीं पकाया, लेकिन फैमिली के लिए कुछ पकाया? नहीं, मैं तो खुद के पोषण के लिए वहाँ अमेरिका में पका लेता था खाना। तो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने से पहले आपने बीबीसी में इंटर्नशिप जी। की और अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स में काम कर चुके हैं। तो इंटर्नशिप के दौरान का कोई, बीबीसी में इंटर्नशिप के दौरान का कोई अनुभव साझा कीजिए। बहुत समय हो गया, लेकिन मैंने जब इस संस्था में काम किया था, तो मुझे याद है उस टाइम शायद बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, और उस समय हरियाणा में शराबबंदी लागू की गई थी कुछ समय के लिए। तो उसका इम्पैक्ट करने के लिए बीबीसी की एक टीम वहाँ गई थी, मैं उसमें साथ था। तो वो मुझे याद है कि वहाँ पे हम गांव में गए, तो वहाँ के जो इंग्लैंड के पत्रकार थे वो सवाल पूछते थे अंग्रेज़ी में, उसका मैं अनुवाद हिंदी में करता था। फिर उन महिलाओं के सेंटिमेंट्स, उनके आंसर्स को यहाँ ट्रांसलेट करता था। तो वो मेरा पहला ऑन द जॉब था। ये बात है 1995 की मेरे ख्याल, बहुत समय हो गया उस बात को। लेकिन वो इंटर्नशिप मुझे लगा, और वो समय जो मैंने बताया एक बड़ी विदेशी संस्था के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और हम ज़मीन पे गए, गांव में गए, और एक एज अ रिपोर्टर हम लोगों ने बात की, तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी ऐसा किया नहीं था। तो एक कम उम्र में एक अच्छी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ गांव में जाना, और एक बड़े मार्मिक और ज्वलंत मुद्दे पर लोगों के एक्सपीरियंसेस को अंकित करना और उसको न्यूज़ में ब्रॉडकास्ट करना एक अच्छा अनुभव रहा। तो बीबीसी या जनरल मोटर्स में कभी बॉस से डांट पड़ी क्या? डांट तो नहीं, लेकिन हाँ, जब एक संस्था में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, एक हायरार्की होती है, एक डिसिप्लिन होता है, और मैंने तो ढंग से काम किया। लेकिन कभी कभी अगर हम लोग कुछ अचीव नहीं कर पाते थे, तो हाँ, सवाल जवाब होते थे और हमको जवाब देना पड़ता था। तो अनुशासन होता है हर जगह। ऐसा कोई काम जिसके लिए आपकी बीबीसी वगैरह में तारीफ हुई हो बहुत? अब का बहुत समय हो गया, लेकिन काम ठीक ही किया होगा तभी तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, वहाँ पे रखा मेरे को काम करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, अच्छे पत्रकार थे आप या अच्छे नेता? मैंने पत्रकारिता ऐसे नहीं करी एज ए प्रोफेशन, अनुभव के लिए किया था। और मेरी राजनीतिक में जो अब तक सफ़र रहा, वो अच्छा है या बुरा है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, आपको लोगों से पूछना पड़ेगा। तो फील्ड के हिसाब से अगर बोलें कि कौन सी फील्ड ज़्यादा पसंद आई, पत्रकारिता की? नहीं, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है, मार्केटिंग में किया है, मीडिया में किया है, बिजनेस भी किया है, और मैं फ़ौज में कमीशन ऑफिसर भी हूँ, और राजनीति भी करता हूँ। तो सबका अलग अलग एक चार्म है। आपका इंटरेस्ट किस में है ज़्यादा, इस पर डिपेंड करता है। तो फौज की कोई बात ऐसी जो मैंने 2012 में मैंने कमीशन मेरा हुआ था टेरिटोरियल आर्मी में। मेरी यूनिट है 124 सिख बटालियन है, यूनिट है जो अर्बन यूनिट है। लेकिन मैं उस समय केंद्र में मंत्री था, और फ़ौज में जाने के लिए रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर एक एसएसबी है। एसएसबी क्लियर करके उसके बाद आपका मेडिकल, फिज़िकल और फिर फुल कमीशन मिलता है। तो वो थोड़ा उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक तो मेरी उम्र उस टाइम 34-35 साल की थी मेरे ख्याल, और जो बाकी जो लोग थे जो दे रहे थे उनकी उम्र 21-22 साल की थी। तो फिर जो ट्रेनिंग होती है, जो एसएसबी में क्वालिफाई करने के लिए करना पड़ता है, वो लगता आसान है देखने में, लेकिन जब एक्चुअली करना पड़ता है 2 हफ्ते का होता है वो कोर्स। तो उसमें काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन फ़ौज में जाने के बाद कम से कम मुझे इस बात का संतोष हुआ, क्योंकि जो मेरे दादाजी थे वो फ़ौज में थे, मेरे फादर एयरफोर्स में थे। तो मुझे लगा कि एक सैनिक परिवार से आने का जो मुझे गौरव प्राप्त था, उसको मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन लेके मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। और अभी भी जब भी मुझे समय मिलता है, क्योंकि इसमें फुल टाइम नहीं है, इसमें पार्ट टाइम होता है, और साल में कुछ हफ्ते आपको यूनिट के साथ बिताने पड़ते हैं। तो जब भी मेरी यूनिट जहाँ पर होती है, मैं वहाँ जाके उनके साथ समय बिताता हूँ। और
एक अलग रिलेशनशिप बनता है जब आप यूनिट में साथ काम करते हैं। तो उसमें जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, लेकिन एक फ़ौज का जो माहौल है, जो एक एटमॉस्फेयर है, वो कहीं और आपको नहीं मिल सकता जो फ़ौज में मिलता है। पॉलिटिकली जब आप परेशान होते हैं तो क्या आपको अपने फादर की याद आती है कि अगर वो होते तो? मुझे परेशान होता हूँ इसलिए याद नहीं आती, मुझे तो मेरे फादर की हमेशा याद आती है और दिन में कई मरतबा आती है। लेकिन राजनीति में परेशान होने का कोई स्पेस ही नहीं है। राजनीति तो 24 घंटे 24/7 काम करने का एक ज़रिया है। इसमें कई बार आप सफल होते हैं, कई बार असफल होते हैं, लेकिन अगर आपके कन्विक्शंस हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आप एक इशू को लेकर अपनी मानसिक आपकी क्लैरिटी है, तो उसमें समय लग सकता है, लेकिन आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप काम करते रहो। तो परेशान होना नहीं होना वो कभी इशू ही नहीं रहा है। वैसे भी माता पिता को पहला शिक्षक बोलते हैं, तो ऐसी कोई सीख जो आप जिन्हें आप याद करते हैं हमेशा, कि याद रखते हैं कि ये उन्होंने जो दी आपको शिक्षा, ऐसी कोई 2 चीज़ें बताइए। मेरे फादर जब थे तो मैं जब स्कूल की छुट्टियां होती थी तो अक्सर गर्मियों में लोग छुट्टियों में जाते थे पहाड़ों में या हिल स्टेशन यहाँ वहाँ। तो मार्च के आसपास से अप्रैल के आसपास मेरे फादर मुझे हमेशा 2-3 साल लगातार मुझे गांव भेज देते थे। वहाँ फसल कटती है गेहूँ, तो वहाँ मुझे वहाँ रहना पड़ता था देखने के लिए क्या होता है। मैं छोटी उम्र में, मैंने कहा सब लोग घूमने गए हैं पहाड़ों में, मैं घर में पड़ा हूँ, खेत में देख रहा हूँ कि फसल कैसे कट रही है, कांटा कैसे लग रहा है, अनाज कैसे बिक रहा है। और ये सब जो एक कृषि प्रधान देश में जो वास्तविकता गाँव की है, उसको देखना, समझना और उसको फील करना, वो मेरे फादर ने उस टाइम, तो मैं उस टाइम बड़ा समझ नहीं पाता था कि मुझे ऐसा क्यों करा रहे हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो जो अनुभव था बचपन के दिनों का, स्कूल के दिनों का, कॉलेज के दिनों का, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोगों के साथ, घर परिवार के लोगों के साथ खेत खलियान में देखना, बैठना, सुनना, समझना और अनुभव करना कि वे कैसे करते हैं। तो मैं, क्योंकि मेरा जन्म किसी गांव में नहीं हुआ और मैंने वो कठोर दिन नहीं देखे हैं जो मेरे फादर ने देखे थे, लेकिन उससे अपने आप को संबंधित रखना और उन चीज़ों को बारीकी से देखना, अनुभव करना, ये कम उम्र में अगर माँ बाप किसी व्यक्ति को देते हैं जो मुझे दिया, तो मुझे लगता है कि आज मुझे वो बहुत उपयोगी साबित होता है मेरे पॉलिटिकल जीवन में, मेरे निजी जीवन में। और वो सेंस ऑफ ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, भाई जिस पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं हैं वो बहुत ऊपर नहीं जा सकता। तो हम कहाँ से आते हैं, हमारा परिवार कहाँ है, हमारी पृष्ठभूमि क्या है, हमारी जड़ें कहाँ हैं, वो आदमी को भूलना नहीं चाहिए। इंसान कई बार पद, धन, संपत्ति हासिल करने के बाद अपने इतिहास को, अपने मूल स्थान को कई बार भूलने की कोशिश करता है, लोग भुला देते हैं, लेकिन उससे जुड़ाव बनाए रखना वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने माता जी कही हुई कोई बात? माता जी मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, और तो वो पूरा डांट फटकार के हम लोगों को हमेशा लाइन पर रखती थी वो, और वो भी ज़रूरी है मुझे लगता है बचपन में। थोड़ा बहुत, मेरे फादर तो बहुत लीनियंट थे, तो मदर पूरा उसको अच्छी तरह बैलेंस कर देती थी। तो पिटाई पड़ी आप? खूब मतलब बचपन में, जो आप आजकल तो माँ बाप नहीं करते हैं, लेकिन डांटना, फटकारना और डिसिप्लिन पूरी मेरी मदर ने रखा। और मैंने कहा कि वो ज़रूरी होता है। इस बात का एहसास जीवन में अब होता है, मेरे खुद के बच्चे हो गए हैं, तो हम उतना डिसिप्लिन नहीं कर पाते हैं जितना मेरे पेरेंट्स करते थे। युवाओं के बीच में काफ़ी आप फेमस हैं और लोकप्रिय हैं, और लड़कियां भी आपकी काफ़ी फ़ैन हैं, तो इतनी एज भी हो गई है, तो कैसे फिट रखते हैं आप अपने आप को? फिट रखने के लिए क्या करते हैं? नहीं, हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा मूवमेंट बहुत रहता है, भागना, दौड़ना, और थोड़ा इंसान को अपना ध्यान रखना भी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा जो भगवान ने एक ही तो हमको संपत्ति दी है, उसका मैं ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सकता मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी और करने की ज़रूरत है। तो खाना पीना, सोना थोड़ा अगर बैलेंस रहता है तो आप प्रोडक्टिव ज़्यादा रह सकते हैं और एक लंबा टाइम आप पब्लिक लाइफ में निकाल सकते हैं। तो जिम वगैरह जाते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ। राजनीतिक जीवन में जैसे बहुत तरह की उथल पुथल होती है, बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, तो फैमिली की तरफ से उस वक्त क्या उनका कहना होता है सपोर्ट के लिए, या फिर बोलिए? नहीं, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है मेरी पॉलिटिक्स में, लेकिन हाँ, एज अ फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। और क्योंकि जब तक आपको परिवार का या अपने निकट संबंधियों का पूरा समर्थन नहीं मिलता तो ताकत नहीं आती, लेकिन उसका मुझे पूरा ईश्वर की कृपा है कि सब लोगों का पूरा समर्थन मिलता है। और लेकिन वो मैंने कहा ना, वो आलोचक भी पूरे हैं। अगर कभी मैं कुछ ऐसा कह दूं या उनको पसंद नहीं आए
तो 2 टूक मुझे उसी टाइम 6 घंटे में फीडबैक मिल जाता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ठीक है, वो ज़रूरी भी है मुझे लगता है। राजस्थान और यहाँ के लोगों की ऐसी 3 बातें जो आपको बहुत ज़्यादा राजस्थान के लोग देखिए, सबसे बड़ा स्वाभिमान। ये वीरों की भूमि है, यहाँ पे हर चीज़ स्वीकार है, लेकिन अपमान और स्वाभिमान ये चीज़ें ऐसी हैं, इसको बहुत अपने करीब लोग रखते हैं। दूसरा मैंने देखा है हम लोगों के यहाँ पर, हम लोग आपस में हम कुछ मर्जी करें, लेकिन अगर कोई बाहर का अगर जैसे कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम लोगों को अपना एक अपनी मिट्टी का जो हमारा एक जो ताकत है उसको दिखाने में हम पीछे नहीं कभी हटते हैं। और बाकी राजस्थान तो संस्कृति, रंग, कला, प्रकृति इतनी है हमारे यहाँ पर कि दुनिया में, देश में अगर कहीं मैक्सिमम जो लोग विदेश से देखने आते हैं राजस्थान आते हैं, और देश में भी राजस्थान के यहाँ पर जो एक हॉस्पिटैलिटी है, एक विनम्रता से लोगों को अतिथि देवो भव की जो भावना है वो यहाँ कूट कूट के भरी है। और इसलिए नहीं कि व्यवसाय करना है या होटल चलाने हैं, लेकिन आम जनता के अंदर भी, परिवार में भी, दोस्तों के अंदर भी बहुत वेलकमिंग, बहुत वार्म हम सब लोग। जब आप राजस्थान के सीएम बनेंगे तो ऐसी 2 चीज़ें बताइए क्या करेंगे जो अभी तक नहीं हुई हैं। तो बड़ा काल्पनिक सवाल है, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, लेकिन हमारा लगातार एक कोशिश रहती है कि हम पहले से बेहतर हों और लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सकें। अल्टीमेटली मैं और आप क्या करते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं, असली चुनौती वो रहती है। कोई ऐसी चीज़ जैसे चाहे टेक्नोलॉजी हो, शिक्षा हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप नई दिशा देना चाहते हो, उसके लिए बहुत सारे विषय हैं, मैं इसमें विस्तार नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि नई जनरेशन के साथ उनकी ओरिएंटेशन, उनका डेवलपमेंट, उनका किस प्रकार उनको बेहतर हम एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। शिक्षा ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन हम पूरी करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सालों से गरीबी और बेरोजगारी जो है वो मुद्दा रही है, तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई, या नेताओं की ईमानदारी में कहीं कमी है कि, या ये समस्या इतनी बड़ी है कि इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं कमिटमेंट हो या सेल्फ बिलीफ हो, संसाधन कम हो सकते हैं, समय कम हो सकता है, लेकिन कोई भी समस्या खासकर नौजवानों की हमें प्राथमिकता पे लेनी चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ कि राजनेताओं में, सरकारों में कहीं ना कहीं और विषय आ जाते हैं, हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, पॉलिटिक्स पर, सत्ता पर, कुर्सी पर, चुनावों पर, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, बेहतर भविष्य भारत का कब बनेगा, जब नौजवान एक अपने आप को उपयोगी साबित कर पाएंगे और उनको वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। तो समस्याएं सारी कोई भी हो उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमको ये बहुत प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा नौजवानों को अच्छे रोज़गार दिलाने की समस्या को। राजस्थान की कोई ऐसी समस्या बताइए जिसको दशकों से, एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, जितनी सरकारें आई हैं जिसको सॉल्व करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो पाई है पूरी तरह से। ऐसी कोई राजस्थान में बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से, जोग्राफिकली देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यूपी से बड़ा है। तो यहाँ तक आखिरी छोर गांव ढाणी तक सुविधाएं पहुँचाना, पीने का पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, देश में भी है लेकिन राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। और इसको हमें मुझे लगता है कि बहुत जल्द टैकल करना चाहिए, क्योंकि समय आ गया कि समस्या का हमेशा के लिए हम लोग समाधान ढूंढ सकें। फास्ट कुछ सवालों के जवाब दीजिए। हाँ। क्या पढ़ना पसंद करते हैं, फेवरेट लेखक? मैं नॉन फिक्शन, हिस्टोरिकल बुक्स और बायोग्राफीज़। अच्छा, कौन सा खेल पसंद है आपको? क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों। आप खुद भी क्या खेलना पसंद? मैं शूटिंग करता था पहले, अच्छा। जब कॉलेज में था, उसके बाद से कम हो गया है। फेवरेट डेस्टिनेशन, हॉलीडे डेस्टिनेशन? ऐसी कोई ख़ास नहीं है, जहाँ अच्छी कंपनी हो, घर परिवार के लोग हों, वो डेस्टिनेशन अच्छी बन जाती है। फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म जाने भी दो यारो। अच्छा, और बहुत पुरानी, आपने शायद नहीं देखी होगी। नहीं देखी है मैंने। एक्टर, फेवरेट एक्टर? ये मैंने बहुत सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मैं फिर भी कुछ नाम? नहीं मेरे ऐसा, एक्ट्रेस? वही मैं कह रहा हूँ, ये जवाब जो हैं बहुत दिन तक पीछा करते हैं, इसलिए वैसे हैं अच्छे एक्ट्रेसेस बहुत हैं। पुराने एक्टर्स हम में? मधुबाला, नरगिस, ये सब अच्छे एक्ट्रेसेस थे। मधुबाला की ऐसी कोई फिल्म जो अब नाम याद नहीं, लेकिन बहुत उन्होंने बहुत समय तक काम किया। अच्छा, तो अगर पर्सनल एक और सवाल पूछती हूँ, जब आपकी शादी को लेकर आपने फैसला किया था,
तो जब आपने घर अब इस में बात को 20-22 साल हो गए, फिर इस भी पर एक चर्चा बार- करने का अब तो मेरे बच्चों का वो बड़े हो रहे हैं तो नहीं, उनकी बातें करते हैं फिर हम भी लोग। कि एक बस कि घर का रिएक्शन कैसा था, बस ये बताइए। जो था सब अच्छा था, बहुत बढ़िया था, प्रभु की कृपा है और हम चाहते हैं कि सब लोग आपस में प्रेम से रहें और आने वाला समय हम सबके लिए अच्छा रहे। अ, अब क्योंकि युवाओं की बात आप हमेशा करते हैं, अगर आजकल के युवा करियर के तौर पे राजनीति को अगर ऑप्ट करना चाहते हैं या देखते हैं जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपको क्या लगता है कितना आसान है या कितना मुश्किल है उन लोगों के लिए पॉलिटिक्स में ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं के लिए जगह बनाना जिनका आज के दौर में और कितना नहीं, समय बदल रहा है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। कोई सरपंच है, कोई मेयर है, कोई एमएलए बन रहे हैं, संसद में लोग जा रहे हैं। तो आजकल वो बाधाएं टूट रही हैं और मुझे लग रहा है कि जैसे समय बदलेगा तो पढ़े लिखे, शिक्षित, साफ छवि के लोग अगर राजनीति में आएंगे तो उससे चाहे किसी दल के हों तो उससे देश की राजनीति को एक अच्छा एक एहसास रहेगा हम सब लोगों के लिए। और जो लैंडस्केप है वो बदल रहा है क्योंकि आजकल आप किसी के बेटे भतीजे पोते हों, अल्टीमेटली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और वोट लेने के लिए काम करना पड़ेगा। आप अगर वोट ले भी लें और काम नहीं करें तो जनता बार बार आपको स्वीकार नहीं करने वाली है। तो ये तो एक जागरूकता लोगों में आई है। लेकिन कोई अगर पॉलिटिकल फैमिली से आता है उसके लिए वो डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी ठीक नहीं है। आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं, आप में टैलेंट है, आप मेहनत करना चाहते हैं और आप में वो प्रतिस्पर्धा की भावना है तो आप ओपन फील्ड में कम्पीट करिए। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो जनता आपको एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो फिर पब्लिक हर 5 साल में रिपोर्ट कार्ड बनाती है तो उसे पता पड़ जाएगा लोगों को। तो ऐसे युवाओं को कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि क्योंकि कितने लोग अब कहते हैं कि नहीं राजनीति में हम नहीं जाना नहीं, चाहते, राजनीति तो में बहुत से लोग आ रहे हैं और मुझे खुशी है कि नौजवान लोग इस देश की राजनीति को बदलेंगे और कोई आगे बदलने वाला नहीं है क्योंकि यंगस्टर्स के फ्यूचर डिपेंड करता है कि नीति निर्माण कैसे हो रहा है, उसमें भागीदारी वो लोग निभाएंगे तो एक शुभ संकेत हम सब लोगों के लिए है। और मैं पिछले 20 सालों में देख रहा हूँ बहुत कुछ बदला है। जो पहले जिस तरह की छवि थी, जिस तरह के पॉलिटिशियंस काम किया करते थे, जो पहले एक्सेप्टेबल था आज वो अनएक्सेप्टेबल है। तो आज जवाबदेही तय हो रही है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है और लोग अब टॉलरेट भी नहीं कर रहे हैं। पहले बहुत चीज़ें लोग बंदिश में रहते थे, स्वीकार कर लेते थे। आजकल नौजवान बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप ढंग से काम नहीं करेंगे और आप अकाउंटेबल नहीं रहेंगे तो ये एक अच्छा दिशा में हम लोग जा रहे हैं मुझे लगता है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने इसमें अच्छी भूमिका निभाई है कि दोनों हैं, मेरे इसमें दो व्यूज़ हैं। सोशल मीडिया अच्छी भूमिका निभा भी रहा है लेकिन कभी कभी इसका दुरुपयोग भी हो रहा है और इसमें संतुलित भाव से समाज सरकार को काम करना चाहिए ताकि हम उसका सदुपयोग कर सकें। कई बार सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी होता है, इसमें दुष्प्रचार भी होता है, आरोप लगाए जाते हैं, आप छुपकर एक तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन किसी का कर देते हैं, फिर अगला जवाब देता रहे आपने तो आरोप लगा दिए। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कुछ रेगुलेशंस ऐसी आनी चाहिए जो स्वतः ही वॉलंटियर करके लोग लेकर आएँ। तो उसके दोनों हैं, इसके अच्छे पॉइंट्स भी हैं, बुरे पॉइंट्स भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के थैंक लिए यू। और आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।